नमस्कार। फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की विशेष प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयंती मिश्रा। आज के विषय में एक ऐसे शब्द पर हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जिसको सुनते ही आपके मन में एक अलग सी जिज्ञासा, एक अलग सा डर महसूस होने लगता है। हम बात करने वाले हैं शनि की साढ़े साती की। सुनते ही लगता है कि शनि की साढ़े साती यानी कि जिंदगी में आने वाले कुछ समय के लिए मुश्किलें, लेकिन राशियों के प्रभाव से जोड़कर अगर इसे देखा जाए तो हर राशि में जब शनि की साढ़े साती की दशा शुरू होती है तो कितने समय तक उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर चैलेंजेस का सामना करना भी पड़ रहा है तो या फिर इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि मेहनत बहुत सी की जा रही है लेकिन फल वैसे नहीं मिल रहे। कोशिश कैसे की जाए शनि की साढ़े साती के जो इफेक्ट्स हैं इन्हें कम से कम करने की, और शनि जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, जो बहुत स्ट्रांग प्लैनेट है, उनके प्रभाव को अपनी जिंदगी में शामिल करने की, उनकी सत्ता को अपनी जिंदगी में शामिल करने के तमाम सारे विषय हैं। लेकिन आज इस खास टॉपिक पर हमारे साथ पॉडकास्ट में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर LK शर्मा, नाड़ी और एस्ट्रोलॉजर हैं, एक्सपर्ट हैं, फैकल्टी वास्तु एक्सपर्ट भी हमारे साथ, क्योंकि लंबे समय से, लगभग एक दशक से ज्यादा के समय से डॉक्टर LK शर्मा इस फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं और खास तौर पर आज हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर हम बात कर रहे हैं शनि की साढ़े साती की, और सुनते ही सबसे पहला जो प्रभाव मन में आता है वो लगता है कि शनि की साढ़े साती यानी कि अब तो जितने भी समय 2.5 साल के लिए, 7.5 साल के लिए बड़ा ही मुश्किल समय रहने वाला है। सबसे पहले दर्शकों को ही बताइए, हमारी ऑडियंस को बताइए कि शनि की साढ़े साती वाकई में होती क्या है, कैसे ये जाना जाए कि अब ये शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है, उत्पन्न कहाँ से होती है, अगर इतिहास में जाकर देखा जाए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, इतिहास के हिसाब से इसकी उत्पत्ति तो जो है, मतलब आप ऐसा समझिए कि शनि की जो दृष्टि है उसको थोड़ा सा क्रूर दृष्टि माना जाता है, तो उसके बेसिस पे हमने उसको कोरिलेट यहाँ से जोड़ दिया। बट अगर हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बात करें तो थोड़ा सा टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो ऐसा बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में, जो हमारा शास्त्र बृहस्पति होरा शास्त्र है, उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से उल्लेख है उसका कि अगर शनि चंद्रमा से द्वादश भाव में 45 डिग्री के आसपास पहुंचता है, वहां से व्यक्ति की साढ़े साती शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये जो पूरा स्पैन है ये 7.5 साल का है। जैसे साढ़े साती 7.5 साल, तो 2.5 साल वो शनि से, चंद्रमा से द्वादश भाव में रहता है, 2.5 साल शनि और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, और 2.5 साल शनि चंद्रमा से सेकेंड हाउस में, दूसरे भाव में रहता है। ठीक है, तो ये टोटल स्पैन जो है 7.5 साल का होता है। तो साढ़े साती अगर हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो साढ़े साती जो है वो जब भी चंद्रमा से द्वादश भाव में शनि प्रवेश करते हैं, गोचर के शनि, तो उस दौरान वहां से उसकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आने वाले समय में राशि पर जिस प्रभाव को लेकर के हम बात आज करने वाले हैं, कौन सी वो राशि है जिस पर साढ़े साती का प्रभाव शुरू होने वाला है, और दूसरी राशियों के साथ कैसा कनेक्शन होगा, इस चीज को लेकर के एक सवाल। जी, जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है, जिस भी व्यक्ति विशेष का, शनि अपने गोचर में जब भी चंद्रमा से द्वादश भाव में आएंगे वहां से उसकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। तो इस बार अगर देखा जाए तो 2025 में लगभग 29 मार्च के आसपास शनि जो है वो मीन राशि में गोचर करेंगे। तो जब वो मीन राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि वाले जातकों की साढ़े साती वहां से शुरू हो जाएगी। तो चंद्रमा जिस भी व्यक्ति का मेष राशि का है तो उन जातकों की साढ़े साती वहां से शुरू हो जाएगी, और ये जो है आपका 2032 के अप्रैल तक रहने वाला है। तो बड़ा लंबा ड्यूरेशन है। कैसे इंसान अपने आप को ये सोचकर कम से कम काम करे, कंट्रोल में रहे कि नहीं, अगर साढ़े साती है तो बुरा ही सब कुछ नहीं है, चैलेंजेस है, लेकिन वो भी उसी के लिए है जो कि चैलेंजेस को पार कर सकता है। हाँ बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक बहुत गलत धारणा लोगों ने बना रखी है कि साढ़े साती सबकी खराबी होती है। साढ़े साती जो है आप समझिए अच्छी भी होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे, मेरे पास कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो 7.5 साल में ही जितना ग्रो करते हैं वो पूरे जीवन में इतना ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर किसी के एस्पेक्ट में देखा जाए तो जिन लोगों के लिए बहुत अच्छा है तो उसके लिए साढ़े साती से अच्छा कुछ है ही नहीं, और जो लोग सफर करेंगे, जिनकी लाइफ में मिजरीज एड ऑन हो जाएंगी, उनके लिए साढ़े साती से बुरा कोई नहीं है। और एक व्यक्ति विशेष के जीवन में कम से कम 2 साढ़े साती जो है वो उसके जीवन काल में आती हैं। तो आप ये समझिए कि ड्यूरेशन सेम रहता है 7.5 साल। हाँ, 7.5 साल के ड्यूरेशन जी 2 बार आती है। जैसे मान लीजिए किसी की साढ़े साती जो है लगभग 25 की एज के आसपास आई तो 32 तक उसके लिए स्ट्रगलिंग टाइम हो गया, और उसके ठीक
30 ईयर्स के बाद वो दोबारा आएगी, बिकॉज शनि का जो एक गोचर होता है 12 राशि में, वो 30 साल में सेम राशि में वो गोचर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको उसका प्रभाव एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। वो क्या है, मेष राशि जो है वो उसके जो राशि स्वामी है वो गुरु ग्रह है। ठीक है, गुरु ग्रह को जुपिटर बोलते हैं, यानी कि जीव बोलते हैं। ओके, और ऐसा शास्त्र सम्मत है कि एक छोटा सा श्लोक होता है कि स्थान हानि करोति जीवा और स्थान वृद्धि करोति शनि। ठीक है, यानी कि गुरु जो है जहां बैठते हैं वहां पे उस स्थान की हानि करते हैं और शनि जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। लेकिन ये श्लोक जो है ना आधा है। ठीक है, इसको बोल बोल के बहुत डराया लोगों ने। ठीक है, और आप समझिए कि इसका कंप्लीट जो श्लोक है उसका अर्थ ये है कि अगर गुरु शनि की राशि में है तो वो उसको थोड़ा सा नुकसान करेंगे, क्योंकि शनि की राशि में गुरु ग्रह नीच के होते हैं। और अगर शनि मीन राशि जैसे गुरु की राशि में आ गए तो वहां पे वो वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहली चीज तो ये है कि मेष राशि के जातकों के लिए एक खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं उनको 7.5 उनकी स्टार्टिंग फेज तो अच्छा जाएगा। तो यहाँ पर शनि जितने टाइम 3 नक्षत्रों को वो पार करेंगे मीन राशि में, सबसे पहला नक्षत्र होगा पूर्व भाद्रपद जो गुरु का अपना नक्षत्र है, फिर आएगा उत्तरा भाद्रपद जो कि शनि के अपने नक्षत्र हैं, फिर आएंगे रेवती नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है। तो यहाँ पर तीनों नक्षत्र जो है वो शनि के फ्रेंडली नक्षत्र हैं। ठीक है, तो यानी कि मीन राशि पे शनि का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको 7.5 और डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। 7.5 होती क्या है जिसको लोगों से डराया जाता है। आप समझिए, सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट जो होता है वो चंद्रमा होता है। मन की यात्रा जिसे बोलते हैं, 2.5 दिन में राशि बदल जाती है। और सबसे स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट कौन सा होता है? शनि, 2.5 साल में राशि बदलता है, उससे धीरे कोई चलता ही नहीं है। तो आप समझिए कि आप इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो जो चंद्रमा है वो मन की यात्रा है, यानी कि आपका प्लानिंग है। ठीक है, शनि जो है वो कर्म की यात्रा है, यानी कि आपका एग्जीक्यूशन है। तो आपकी प्लानिंग जो है वो तो बहुत तेजी से चल रही है, मैं 6 महीने में यहाँ पहुंच जाऊंगा, 1 साल में यहाँ पहुंच जाऊंगा, और बट बिकॉज कि उसका संबंध एक बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट के साथ हो गया तो उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन टोटल मिसमैच हो गई। ठीक है, और ये मिसमैच जो है ये इस कारण से उसके लिए उसने सोचा तो अंदर से बहुत सारे प्लानिंग्स बहुत सारी करी, लेकिन 6 महीने में देख रहा है कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो उसके लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और ये साइकोलॉजी भी कहती है कि फ्रस्ट्रेशन में आप जो भी डिसीजन लोगे वो गलत ही होगा, वो सही हो नहीं सकता। तो आप समझिए कि बहुत सिंपल शब्दों में 7.5 का रियल मीनिंग यही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही होगा, अच्छा है और चैलेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए वो चीज एक लाभ की दिशा में भी जा सकती है। बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल मेरा रहेगा कि जैसे मेष राशि, जो राशि तत्व की हम बात करते हैं, एक अग्नि तत्व है, तो 7.5 की ड्यूरेशन में शनि जो एक डिसिप्लिन का ग्रह कहा जाता है, जिसे न्यायप्रिय कहा जाता है, बहुत ज्यादा पंक्चुअल, बहुत पर्टिकुलर होता है, उस समय मेष राशि के साथ कैसा रिएक्ट करेगा अगर तत्वों के हिसाब से बात की जाए, अग्नि तत्व और एक ऐसा ग्रह जो कि बहुत पंक्चुअल है अपनी चीजों को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपका जो सवाल है ना उसी में कहीं ना कहीं एक जवाब है कि मेष राशि जो है अग्नि तत्व राशि है। हाँ। ठीक है, यानी कि शनि चंद्रमा अगर मेष राशि में बैठे हैं तो उसके अग्नि तत्व के जो उसका जो बेसिक नेचर है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा में अडॉप्ट हो गया। हाँ। तो जो भी व्यक्ति विशेष का जो भी नेचर होगा, हाँ, वो अग्नि तत्व वाला होगा। हाँ। है ना? हाँ। एक्शन ओरिएंटेड होगा बहुत जल्दी, और कहीं ना कहीं मेष राशि जो है वो चर राशि होती है, यानी कि मूवेबल साइन उसको बोलते हैं। तो मेष राशि में जो भी जातक है उसके जीवन में उसको मतलब पेशेंस कम होते हैं। ठीक है, अब डिसिप्लिन प्लैनेट से उसका जो है संपर्क हो गया, जो कि अपने आप में न्याय प्रिय हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, या समझिए कि आप इसको और सिंपल अगर मैं करूं तो आप समझिए कि आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसका एक टायर जो है ना वो 80 की स्पीड पे भाग रहा है, दूसरा टायर 20 की स्पीड पे भाग रहा है। ठीक है, तो अगर आपने उसको मैच करा दिया तो आपकी 7.5 आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। पर ये तो बड़ा मुश्किल है, मतलब ये बैलेंस ही तो बनाना मुश्किल है कि अगर आप बहुत तेज और बहुत स्लो को एक साथ लेकर आए, और दोनों के अपने अपने रीजंस हैं बहुत तेज और बहुत स्लो होने के लिए, और कैसे इसका इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट देखिए ऐसे होगा, चंद्रमा से 12वां घर, 12वां घर जो है हमारे जीवन में जो उसके बेसिक 3-4 कारक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है एक्सपेंसेस। ठीक है, दूसरा होता है फॉरेन ट्रैवल या विदेश सेटलमेंट भी बोलते हैं। तीसरा होता है आपका अनडिक्लेयर्ड लोन्स। ठीक है,
जैसे एक होता है ना कि आपने बैंक से लोन लिया तो वो डिक्लेयर्ड है ना, डॉक्यूमेंटेड है। आपने अपने किसी फ्रेंड से लोन ले लिया, उसको बोला कि नहीं किसी को बताना मत, आपने भी फैमिली में नहीं बताया, तो वो एक अनडिक्लेयर्ड हो गया, है ना, सीक्रेट लोन्स हो गए। सिमिलरली 12th हाउस जो होता है हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, 12th हाउस हमारा जेल यात्रा का भी होता है, और 12th हाउस हमारा शैया सुख का भी होता है, यानी कि बेडेड प्लेजर का। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आएगा ना, वो आपको समझना है क्या, उसके हिसाब से हम उसको क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको साउंड स्लीप नहीं आ रही है, ठीक है, या ऐसा कह लीजिए कि उसका जो डेली रूटीन है उसमें उसको बहुत देर रात तक जगने की आदत है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो बेड प्लेजर है, जो उसका शैया सुख है, वो डिस्टर्ब है उस, ठीक है ना। तो सब यानी कि यहाँ से नेगेटिव रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। एक इंसान है जो बहुत अग्रेसिवली एक्सपेंडिचर करता है ना, वहां पे कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव है। बट उसके दूसरे एस्पेक्ट में अगर देखेंगे, एक व्यक्ति है जो अपना डेली रूटीन को काम करके टाइम से सो जाता है, हाँ। सिर्फ सोने भर से ही उसकी साढ़े बहुत अच्छी चली जाएगी, ठीक है, और इससे आसान और सिंपल रेमेडी भी कोई नहीं हो सकती। हाँ, सिर्फ सोने से ज्यादा तो आसान कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप जनरली पूछोगे तो कोई नहीं सोना चाहता, है ना, लेकिन यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। बाकी आगे रेमेडीज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक तो इसके लिए नियम बहुत जरूरी है। दूसरा 12वां घर, जैसे कि हमने बोला ना, एक्सपेंसेस का होता है, मोक्ष का होता है, ठीक है। आप समझिए कि आपको जो ना अपने जो फाइनेंसेस हैं उसको ऐसे कहाँ पे आप लगाते हो, कहाँ पे देते हो जो आपको बहुत मन को अच्छा लगता है, ठीक है। जब भी हम किसी भी तरह का कोई दान देते हैं ना, तो हमारे मन को खुशी मिलती है, ठीक है। यही कारण है कि 12वीं राशि में शुक्र ग्रह जो है वो उच्च के होते हैं, ठीक है। तो अगर वो इंसान थोड़ा सा धर्म कर्म की तरफ दान पुण्य करता है तो उसकी 7.5 में उसको बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो मीन राशि है वो शनि के लिए अच्छी है। चंद्रमा जहां बैठे हैं वो राशि चंद्रमा के लिए बहुत अच्छी है, मेष राशि उनके मित्र की राशि है। तो पहले जो 2.5 साल हैं वो व्यक्ति विशेष के लिए इतने भी खराब नहीं होंगे अगर वो इन छोटे छोटे नियमों का पालन करता है तो। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर एल के शर्मा, क्योंकि शनि की 7.5 के दौरान मेष राशि से कौन सा भाव प्रभावित होगा, और जैसे फाइनेंस की हम बात कर लेते हैं, करियर की बात कर लेते हैं, हेल्थ की बात कर लेते हैं, सारे पर्सपेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, तो कैसा प्रभाव रहेगा इन सभी फैक्टर्स पर? इस 7.5 के दौरान करियर में तो चेंज आएगा, चेंज आएगा बिल्कुल, ठीक है। पॉजिटिव या फिर अकस्मात चेंज आएगा अगर, हाँ। तो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। हाँ। और उससे बड़ी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो इसका जो कोरिलेशन बनता है वो फास्ट और स्लो का बनता है। तो अगर आपने एक प्लानिंग के तहत उसको रिजाइन किया या आपने जॉब स्विच किया, ठीक है, तो वो तो बहुत अच्छा है। हाँ। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं आपके लिए एडवर्स हो जाएगा, या आप ऐसा कह लीजिए कि आपके करियर में फॉरेन का रिलेशन आ गया, ठीक है, क्योंकि 12वां घर जैसे बताया कि मैंने फॉरेन का है, तो कोई MNC कंपनी आपने ज्वाइन कर ली या विदेश में चले गए, ठीक है। ऐसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत रेप्यूटेड कंपनी में है, बहुत अच्छा पैकेज है उनका, 30-35 लाख पर एनएम का पैकेज है। हाँ। तो आज की डेट में वो आप समझिए कि वो नियत ही नहीं करवाया, मतलब उनको किसी ने बताया नहीं, वो ऑटोमेटिकली उनका ना मन था कि मैं विदेश जाके सेटल हूँ, तो उन्होंने जो है ना अपना कनाडा के लिए प्लान किया, अच्छे पैसे खर्चे उन्होंने, और अब वो अब्रॉड जा रहे हैं, पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं, वहां से जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ये अपने आप में जो उनका करियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत वास्ट लेवल पे हो गया। इतनी जल्दी कोई ऐसा प्लान नहीं करता, और उनकी जो जाने की टिकट है वो जून की है, मई से उनकी 7.5 शुरू हो रही है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको सोचना है। तो ये हो गया करियर। हाँ। दूसरी चीज फाइनेंस की बात करते हैं। तो फाइनेंस में मैंने आपको बताया कि 12th हाउस 12वां भाव जो होता है हमारा एक्सपेंस का होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि एक डिसिप्लिन प्लैनेट है, यानी कि आपको अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो उसके 2nd हाउस दूसरे घर पे पड़ेगी, जो हमारे संचित धन का है, ठीक है। तो अगर वो अपने संचित धन पे ध्यान नहीं देता और बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंडिचर के तरफ ही फोकस करता है, तो उसको धन हानि को भी फेस करने को मिल सकता है। अब धन हानि फेस करेगा तो सीक्रेट लोन भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली उसके लिए थोड़ा नेगेटिव और एडवर्स हो जाएंगी, ठीक है।
ठीक है ना। तो करियर एंड फाइनेंस को भी ठीक करना व्यक्ति विशेष के अपने हाथ में है। हाँ, अब हेल्थ को लेकर भी आपने जानकारी दी, लेकिन हेल्थ मेरे ख्याल में लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसी चीज का होता है, और स्ट्रेस इस बात का होता है कि साढ़े साथी, क्योंकि एक तो टैबू बहुत क्रिएट हो गया है, मिथ्स बहुत बिल्कुल। सारे हैं, पंडित इतने सारे हैं आजकल मार्केट में। हेल्थ पर्सपेक्टिव आफ्टर कोरोना लोगों का बहुत ज्यादा, क्योंकि पैरामीटर गिरा भी है, और आप कह सकते हैं कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम भी हुई है, और खासतौर पर साढ़े साथी के आने के बाद जो मेंटल स्ट्रेस है उससे रिलीफ पाने के लिए क्या और किया जा सकता है। जातक की अगर बात करें, अब ध्यान, मेडिटेशन, इसका प्रभाव कितना रहेगा इस बार साढ़े साथी में? देखिए, ध्यान मेडिटेशन अपने आप में बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। हाँ। ठीक है, क्योंकि बारहवां घर जैसे मैं बताया कि ये मोक्ष का है। हाँ। तो आपको उस से जो संपर्क है आपका, वो एक मेडिटेशन से, ध्यान से, किसी भी तरह की साधना से हाँ। बड़े आराम से मिल सकता है। हाँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब जैसे शनि जैसे ही उसमें रेवती नक्षत्र में आएंगे, जो बुध के नक्षत्र हैं, तो जो पर्सन है, जो जातक होंगे, वो एक नई स्किल, एक नई एजुकेशन लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि बुध के तुरंत बाद केतु का नक्षत्र आता है, तो वो जो न्यू स्किल होगी ना, that would be a स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी हो सकती है किसी तरह की, या वो एस्ट्रोलॉजी या इस तरह की कोई मॉडलिटी सीखने की तरफ भी जा सकते हैं। और आप देखिएगा, हमारे जो भी दर्शक इसको सुनेंगे या जो उसको कोरिलेट कर पाएंगे, कि जिन्होंने भी अपनी इसका करियर शुरू करा या उसको पढ़ना शुरू करा, ठीक है, या जैसे मान लीजिए किसी ने कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए कोई संस्था को ज्वाइन किया, उसका पीछे साढ़े साथी का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, साढ़े साथी के रोल और योगदान की तो बात की, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी बातें गलत ही। साढ़े साथी अगर कहीं ना कहीं से निकली है कि गलत दिशा में है और नेगेटिव है, तो कठिनाइयां भी होंगी, चैलेंजेस भी होंगे। क्या इस बार मेष राशि के जातकों को इस साढ़े साथी के दौरान कठिनाइयां, फिर चैलेंजेस कह लीजिए, फेस करने होंगे? थोड़ी सी जो कठिनाइयां हैं वो आएंगी, क्योंकि एक जो उनका एक कहीं ना कहीं आप समझिए कि मंगल की राशि है ना। हाँ। तो लोग जिद्दी होते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो जिद की वजह से उनको जो भी उनका जो एक पैटर्न से वो चल रहे थे वो डिस्टर्ब होगा। हाँ। डिस्टर्ब होगा तो इस चीज को जल्दी से वो लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम जो है ज्यादा फेस करने को मिलेगी इस वे में, पहला। दूसरा ये कि आप ऐसे समझिए कि आपकी जो आप जिस व्हीकल में हो ना, वो एक बहुत अच्छे फ्लो में जा रहा था, बट वो अचानक से अब उसमें ब्रेक लगनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपको पहले गति धीमी करनी पड़ेगी 2.5 साल, अगले 2.5 साल हो सकता है वो गति रुकी जाए। ठीक है, और अगले 2.5 साल जो है वहां से वो गति दोबारा चलनी शुरू होगी। तो ये जो फेज है, ये इंसान के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ज्यादा आप समझिए कि टायरिंग भी होता है, बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण भी होता है। अगर हम शास्त्र की बात करें, जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि पहले 12 साल, पहले 2.5 साल जो है, साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के अपने ऊपर आता है। हाँ। फिर अगले 2.5 साल जो है व्यक्ति विशेष के जो अपने नियर डियर्स हैं उसके ऊपर से उसको वो फेस करना पड़ता है। फिर उसके जो नेक्स्ट 2.5 साल है, वो जो है आप समझो कि उसको, उसका जो प्रभाव है वो उसके करियर पे और चीजों पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये टोटल एक 2.5 साल का, जैसे हमारी बुक बोलती है, ठीक है, जो हमारी क्लासिकल टेक्स्ट जैसा बोलते हैं, ये वो बोलते हैं। बट मैंने जनरली ऐसा देखा है कि व्यक्ति जो है ना, अपनी ही गमियों और अपनी ही गलतियों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसको फिर वो फेस भी करता है। क्या करेगा? कठिनाइयां चली है, लेकिन अब ये भी बता दीजिए, जो मेष राशि की जातक है, कि कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं इस बार साढ़े साथी में, और वो अगर इससे अटेन करने की कोशिश की जाए, इससे ग्रैब करने की कोशिश की जाए, तो वो कोशिश कैसे होनी चाहिए, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या टेक्सचर रहेगा उनका, उसको लेकर? देखिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। हाँ। ठीक है, वो कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम मेष राशि की बात करेंगे ना, तो शनि जो है मेष राशि वालों के लिए दशम और एकादश भाव का स्वामी है। ठीक है, दशम भाव जो है हमारे करियर का होता है, एकादश भाव जो है वो हमारे लाभ का होता है जी। ठीक है, ओके। अब इन दोनों का स्वामी उनके द्वादश भाव में आ गया। अब हमारे को लाभ तो वहीं से लेना पड़ेगा किसी ना किसी रूप से, तो व्यक्ति को थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, दान पुण्य की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर वो इस दौरान अपनी जॉब को स्विच करता है या अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करता है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, अगर वो किसी भी रूप से अपना किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, ठीक है, क्योंकि मेष राशि के जातक थोड़ा सा तकलीफ भी पहुंचा देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि अब जैसे शनि आए ना, तो वो उनको कर्म प्रधान बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको कर्मों का भी
एक वो फेस करने को मिलता है। जी। तो वो एक शॉर्ट स्पैन में मिलेगा, लेकिन उसके लिए करियर ग्रोथ के रास्ते जो है वो खुलेंगे तो आप समझिए अब्रॉड से खुलेंगे, या एक अच्छी नींद लेके खुलेंगे, या आप ऐसा कह लीजिए दूसरे को तकलीफ ना देके खुलेंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो उसको किसी भी तरह से कोई पेनल्टी भी हो सकती है। हाँ। पेनल्टी के कारण जो है वो जेल यात्रा भी कर सकता है, या अदरवाइज किसी और वजह से वो हॉस्पिटल यात्रा भी कर सकता है। और जो कोशिशें की जा सकती है उसका भी हमने डिस्कशन किया, जो अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, उनका भी डिस्कशन किया। लेकिन अगर इसे उपायों के माध्यम से कम किया जा सके, या फिर कुछ उपाय ऐसे जिससे करके अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, वो उपाय कौन से होंगे? और खासतौर पर 7:30 के दौरान सबसे पहले चुनौतियों को कम करने की हम बात कर लेते हैं। कम करने के लिए कौन से प्रभावी उपाय या फिर अनुष्ठान हो सकते हैं? सबसे पहले हम उस उपाय की बात करते हैं जो सबके लिए आसान है। हाँ। ठीक है, किसी भी धार्मिक स्थल की वो सफाई कर सकते हैं, सफाई की। ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा धार्मिक स्थल में दान कर सकते हैं, हाँ। वो बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। दूसरा, चंद्रमा जो है एक माता का कारक है, तो अगर वो अपने माता के साथ में बहुत अच्छे संबंध रखता है, उनके आशीर्वाद लेता है, माता नहीं है तो किसी भी मदरली फिगर लेडी का वो सम्मान करता है, हाँ। ठीक है, तो उससे जो है उसको कम वो इम्पैक्ट मिलेगा। अभी अनुष्ठान की बात करते हैं, तो अनुष्ठान के बारे में अगर देखा जाए, कुंभ जा सकता है नहाने के लिए। अब 7:30 के दौरान ऐसे लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70% वाटर से बना है, करेक्ट, ठीक है, और चंद्रमा जो है वो कारक है वाटर का, पानी का। अगर आप देखोगे भी तो समुद्र में भी जो है हाई टाइड्स आती हैं, है ना, वो मून के वैनिंग और वैक्सिंग से पूरा कोरिलेट करती है। तो यही जो वैनिंग और वैक्सिंग का फेज है ना, ये हमारे भी अंदर आता है। मतलब आप अगर अपने आप को भी देखोगे तो आपका भी स्वभाव जो है ना, महीने में 1 या 2 दिन ऐसा होगा जो बड़ा डाउन फील करोगे आप, लेकिन इसका कोई रीजन आपको भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन आप जो है माता की सेवा कर सकते हो, आप मदरली फिगर किसी लेडी की सेवा कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, आप महिलाओं का सम्मान करो, ठीक है। अनुष्ठान के रूप में यह है कि आप जो है किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके कुछ बड़े अनुष्ठान कर सकते हो, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो आप छोटा भी कोई उपाय इस तरह में कर सकते हो। सर, क्योंकि शनि के साथ में जुड़ा हुआ है 7:30 का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है, तो अनुशासन या फिर आध्यात्मिकता, ये 2 बड़े ऐसे पैरामीटर्स हैं जो शनि के साथ चलते हैं। ऐसे में अब दान धर्म का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि लोगों को जितना आप देंगे खुले मन से उतना लौट कर आता भी है ग्रैटिट्यूड के वे में। तो क्या इन सभी उपायों को अपनाने के बाद शनि का अगर उस समय रूप कठोर भी है तो उसको भी कम किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, अगर आप अनुशासन में हैं, परोपकारी है, डिसिप्लिन में है, इन सब चीजों को हाँ, लेकर? बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत आराम से किया जा सकता है। ये तो शनि चाहते ही है। हाँ। सबसे बड़ी चीज कि भाई अगर आप बहुत नियम से रह रहे हो, भाई बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, देखो कि शनि ग्रह जो है ना वो राजसिक नहीं है, ठीक है। हाँ। तो वो किसी भी तरह के राजसिक कार्यों को सपोर्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम आज के टाइम के हिसाब से भाई हर इंसान अलग अलग लेवल पे होता है, तो उसके एस्पेक्ट में रहकर अगर वो एक अनुशासन से भी चल रहा है, लोगों का सम्मान भी कर रहा है, तो उसकी जो राजसिकता है वो बनी रहती है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि चंद्रमा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पानी के कारक हैं, तो और हमारा अपना जो शरीर है वो 70% वाटर से बना हुआ है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें ड्यूरिंग द 7:30। इससे क्या होगा कि आपका जो मन है ना वो बैलेंस रहेगा, आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि जो भी चीज मेरे लाइफ में घटित हो रही है या मेरी, क्योंकि आप समझोगे, आप हर इंसान को पता है कि भाई मेरी 7:30 चल रही है, ठीक है। नहीं पता होगा तो वो कहीं पढ़ लेगा, कुछ ना कुछ, आजकल तो बहुत सारे माध्यम है इस चीज को लेके। तो उसके लिए सबसे बेसिक और सबसे सिंपल उपाय यही है कि आप जो है अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखो, और हर तरह से इनटेक को अच्छा रखो। आप मतलब नॉर्मल वाटर के अलावा आप नारियल पानी लो, आप फ्रेश जूस लो, या आप नींबू पानी लो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है तो आपका मन संतुलित रहेगा ना, तो शनि के रहते आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि 7:30 में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है तो वो हमारे डिसीजन से आता है, तो हम गलत डिसीजन लेंगे तो उसका जो भी रिजल्ट है, आउटकम है, वो एडवर्स ही होगा, वो सही हो ही नहीं सकता। जब आप बात कर रहे हैं 7:30 की, शनि की,
और कर्म की, तो शनि तो वैसे भी कर्म प्रधान ग्रह है। ऐसे में कर्म की दृष्टि से कितना आप समझ पाए अब तक की स्टडी में कि साढ़े साती का कर्म के नजरिए से क्या दृष्टिकोण है और क्यों इतना ज्यादा से व्यापक दृष्टिकोण के जरिए से समझने का महत्व भी है? शनि जो है ना वो कर्म प्रधान ग्रह है, ये हम सबको पता है। अब ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिसके ऊपर व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता है? ठीक है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है कि शनि का संबंध जहां जहां से पड़ेगा उन जगहों पे व्यक्ति को खास जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे शनि का पहला जो संबंध है वो व्यक्ति के द्वादश भाव से होगा। हाँ। तो हम इस बारे में बात कर चुके हैं। शनि का दूसरा संबंध जो है, तीसरी दृष्टि शनि की व्यक्ति के द्वितीय भाव में पड़ेगी, तो उसको जो है अपने कुटुंब, अपनी वाणी और अपने धन का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो अपनी वाणी से कुछ ऐसा ना बोले जिसके उसके कुटुंब में किसी भी इंसान को हर्ट हो। ठीक है, तो ये कर्म पे उसको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, शनि की जो सप्तम दृष्टि है, सातवीं दृष्टि जो है, वो व्यक्ति के छठे भाव पे पड़ेगी। छठा भाव होता है आपका रोग, रिपु और ऋण का। ठीक है, इसको जो है ना आप बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। अगर आप किसी भी रूप से अपनी डिजायर्स की तरफ ज्यादा फॉलो करोगे, ठीक है, तो आपको उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। सही बात। इनकम से ज्यादा खर्चा करोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? लोन, ऋण आ गया। इसी तरह से अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगे, है ना, तो जाहिर सी बात है या तो आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है या किसी और को आपकी बात बुरी लग सकती है ना, तो आपको क्या मिलेगी? दुश्मनी। ठीक है ना, रोग, रिपु और शत्रु, तो शत्रुता हो जाएगी। शत्रुता हो जाएगी तो ऐसे दौर इस टाइम एस्पेक्ट में जो है आपको किसी भी रूप से लीगल भी फेस करना पड़ सकता है ना। शत्रुता हो जाएगी तो आपको जेल यात्रा भी हो सकती है। अगर आपका लोन लेना पड़ गया, है ना, तो आपको जो है अननेसेसरी के खर्चे को देखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप रोग आपको हुआ, क्योंकि अगर आप देखिए ओवर एक्सपेंस करेंगे तो किस चीज में करेंगे? अपने शौक पूरे करने के लिए करेंगे ना, तो उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको रोग होगा तो हॉस्पिटल यात्रा होगी, क्योंकि वो 12वें भाव में बैठे। तो यहाँ पर इस एस्पेक्ट में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से आप समझिए कि उसका जो 10वां एस्पेक्ट है, 10वीं दृष्टि जो है वो धनु राशि पे पड़ेगी। धनु राशि जो है वो भाग्य स्थान है मेष राशि वालों के लिए। ठीक है, तो भाग्य स्थान, भाग्य के ऊपर अगर उसकी दृष्टि पड़ेगी तो 10वीं दृष्टि होती है शनि की, वो कार्मिक दृष्टि होती है। मतलब व्यक्ति को उस वहां पर सबसे ज्यादा कर्म करना है। तो 9वां भाव जो है हमारा लंबी यात्राओं का है, धर्म का है, ठीक है, और गुरु का है। तो इस दौरान अगर व्यक्ति किसी भी रूप से किसी मेंटर से मिल जाए या किसी को गुरु बना ले तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या वो किसी लंबी यात्रा पे जाए, ठीक है, धार्मिक लंबी यात्रा पे जाए तो भी उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन क्षेत्रों पे अगर वो ध्यान रखता है तो उसकी वो ऑटोमेटिकली ये साढ़े साती जो है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। क्योंकि सबसे पहली बात वही थी कि जो धन, कुटुंब और वाणी है ना, आपकी वाणी की वजह से क्या होगा? आपको आपके फैमिली का सपोर्ट छूट सकता है। सही बात। और फैमिली का सपोर्ट छूटेगा तो वो भी एडवर्स है। फिर आप बेसिकली देखिए, जैसे आपने बोला ना साढ़े साती आती क्यों है, अगर हम इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में समझे ना, तो साढ़े साती के आने का मतलब यह है कि व्यक्ति को इस चीज का एहसास हो जाए कि हम दुनिया में अकेले आए थे और हम अकेले ही जाएंगे, रियलिटी चेक के तौर पर जिंदगी में। तो इन 7.5 साल के बाद में जो उसके अंदर मेच्योरिटी आती है ना, और आप समझिए कि अगर ये 7.5 साल व्यक्ति को ना लगभग 22 से 29 के आसपास 30 की एज में मिल जाते हैं ना, तो वो इतना ज्यादा मेच्योर हो जाता है जो शायद जो आपको 40-50 की एज वाले इंसान नहीं मिलेंगे। तो ये मेच्योरिटी देता है। तो इस एस्पेक्ट में साढ़े साती अच्छी है, लेकिन मेच्योरिटी तो बहुत घिस के ही आती है। देखो, सही बात, बहुत स्ट्रगल करके आती है। अच्छा, क्योंकि अवधि का आपने जिक्र किया कि होना ही है, होगा ही, लेकिन मेष राशि के जातक जो ये पूरा ड्यूरेशन है 7.5 साल का, इसको और कैसे आप कह सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल या फिर संतुलित एक स्टेबल फ्यूचर की दिशा में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है? आखिरी सवाल यही है, क्योंकि संतुलित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए मेष राशि के जातक क्या और उपाय कर सकते हैं? देखिए, उपाय तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक बैलेंस जीवन की तरफ जियो। ठीक है, दूसरा ये कि जो 7.5 साल का जो स्पैन है ये, ठीक है ना, इसके अंदर सबसे मुश्किल समय जो होगा व्यक्ति का वो तब होगा जब शनि चंद्रमा के ऊपर आएंगे।
ठीक है, यानी कि 2027 में, ठीक है। तो उस दौरान जो है ना व्यक्ति, आप समझिए कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से घिर जाता है, ठीक है। शनि क्योंकि दुख के कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, तो वो मन से दुखी रहता है, ठीक है। तो अगर आप इसको कुंडली से भी रिलेट करोगे तो चंद्रमा और शनि किसी की कुंडली में एक साथ होते हैं तो वो इंसान आपको बहुत दुखी दिखेगा, बहुत जल्दी नेगेटिविटी उसको कैप्चर कर लेती है। तो उसको जो ना इस चीज का स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है कि वो अपने इन 7.5 साल के पीरियड में प्रैक्टिकलिटी को पकड़े, इमोशनली किसी भी भाव में ना जाए, ठीक है। और किसी भी तरह से अगर उसको किसी भी चीज से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो लाइफ का कोई भी डिसीजन बिना सलाह के ना ले, ठीक है। अब वो सलाह उसके परिवार में किसी की हो सकती है, उसके यार दोस्त में किसी की हो सकती है, या किसी और मेंटर के थ्रू हो सकती है, लेकिन वो सलाह के बिना कोई काम ना करे। तो ये उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। लास्ट में आप मेष राशि के जातकों को अपने ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब 7.5 शुरू तो हो रही है, लेकिन कैसे ऐसे संबल के तौर पर आप अच्छा भी कर सकते हैं, अगर चैलेंजेस हैं तो उसे भी पार करने की कोशिश करें। आपकी आप और से क्या मैसेज होगा इसको लेकर? वैसे तो अभी स्टार्टिंग से लेकर अभी तो मैसेज ही दे रहे हैं, बट स्पेशल मैसेज मेरे तरफ से यही रहेगा कि एक तो अगर हम बुलेट पॉइंट्स पे बात करें तो उनके अंदर पेशेंस उनको अपने अंदर लाने पड़ेंगे, पहला। दूसरा ये कि कभी भी ऐसा काम नहीं करना किसी को हर्ट हो। ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे उनके संपर्क में लोग हैं वो किसी वजह से उनको हर्ट कर दें, ठीक है। तो उस चीज को लेकर उनके मन में किसी भी तरह की कोई हीन भावना ना रहे, क्योंकि वो रहेगी तो वो अंदर ही अंदर ना रह जाएगी, और रह जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो चंद्रमा है वो मेष राशि में है। मेष राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं 7.5 जो इन जातकों की जाएगी वो एज कम्पेयर टू जैसे अभी कुंभ राशि के जातक थे उनके मुकाबले अच्छी जाएगी, कंफर्टेबल जाएगी, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में जब थे, जिनके भी हैं वो पहले से ही अनकंफर्टेबल है, ठीक है। तो दूसरी और तीसरी टिप ये रहेगी कि आप जो है थोड़ा सा धर्म का प्रचार करें। उसके बिना तो बहुत मुश्किल है, आपको कर्म और धर्म दोनों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। चलिए डॉक्टर एल के शर्मा, आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ में की, और पॉडकास्ट मेरे ख्याल में आपने 7.5 से लेकर के क्यों 7.5 आती है, कहाँ पर पहुंच रही है, मेष राशि में क्या प्रभाव होगा, अच्छा बुरा कैसे ठीक किया जा सकता है, सब कुछ आपने डिस्कशन के जरिए हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बिल्कुल लास्ट, वो ये कि जिस भी व्यक्ति की मेष राशि है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीवन में परिवर्तन के मौके आएंगे, उसको रेजिस्ट ना करें। परिवर्तन आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कंफर्ट जोन छोड़ के थोड़ा सा आप अगर आप आगे पुश भी, क्योंकि कई लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो पिछले 10 साल से एक ही नौकरी में है, और इस टाइम पे इतना ज्यादा उनके लिए टफ हो जाएगा नौकरी को रजिस्ट करना। तो चेंज करो, ठीक है, सबसे आसान है। जो भी चीज आपको परेशान कर रही है आप उसको बदलो, और बदल नहीं सकते जैसे रिश्ते, तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। नहीं, आपने अच्छी टिप दी है लास्ट में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। जिस तरह से मैंने कहा कि आपने सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब हमारे दर्शकों को दिए हैं, और मेरे ख्याल में आज का जो पॉडकास्ट है वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि एक मिथ्या और एक मिथ तो ये टूटा कि सिर्फ और सिर्फ बुरे प्रभाव ही नहीं बल्कि चैलेंजेस है, लेकिन कुछ अच्छा भी 7.5 लेकर आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए, डॉक्टर एल के शर्मा को आप सुन रहे थे, क्योंकि लंबे समय से वो इस विषय पर ज्ञान भी लोगों को दे रहे हैं, शोध भी कर रहे हैं, खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी आने वाली चीज़ के पहले अगर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर अगर हम होंगे, अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं, 7.5 का प्रभाव आप पर पड़ने वाला है, तो डरिए मत। सिर्फ बुरा नहीं बल्कि चैलेंजेस, और चैलेंजेस के बाद बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है। जिस तरह से अभी कुछ इंसिडेंसेस की जानकारी अभी डॉक्टर एल के शर्मा हमें दे रहे थे।